नमस्कार। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मृदुल नीलोज गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि को हम लोगों ने इष्टुत्व और स्तुत्व इन दोनों भागों को मैंने पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अगले जो संधि का नाम है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसका नाम है चर्त संधि। और यह चर्त संधि भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रश्नगत दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हम इसका सूत्र जानेंगे कि इसका संधि सूत्र क्या है। तो बहुत सी छोटा सा संधि सूत्र है इसका, और सूत्र है खरी च। क्या है? खरी च। मगर ये जो है एग्जाम में आपको मिलेगा कि चर्त संधि का सूत्र बताइए तो बड़ी आसानी से खरी च लोग मार देंगे, मगर खरी च से आप इसका क्या रूल है, रेगुलेशन है, वो नहीं जान पाएंगे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये निकाल के रखा गया है, क्योंकि इसका जो वास्तविक संधि सूत्र है वो कुछ अलग है। वो क्या है वह भी आपको जानना चाहिए। मान लीजिए हमने चर्त संधि लिखा, खरी च इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद तो रखना है ये भी, और बड़ा वाला भी आप याद रखेंगे, और उसी से तोड़ करके निकाल करके खरी च बनाया गया है। तो दूसरा वाला है झलाम चरह स्यु खरी परी। आपको दिख रहा होगा कि यही खरी जो है यहाँ से निकाल करके यहाँ लिख दिया गया है खरी च, और यहाँ से चर्त संधि का सूत्र है। वास्तविक सूत्र देखेंगे तो झलाम चरह स्यु खरी परी, यह इसका जो वास्तविक सूत्र है वो ये है। अब सवाल उठता है कि पिछले जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से इसका विश्लेषण किया जाए कि झलाम चरह स्यु खरी परी से आखिर अर्थ क्या निकलता है। तो अर्थ ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात है कि ये जो झलाम आपके सामने लिखा गया है, ये झलाम कुछ और नहीं, ये झल प्रत्याहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। द्वितीय विभक्ति एकवचन का चिन्ह लगा है, जिसका मतलब हो गया एक तरह से को। ठीक है। यहाँ पर चर जो लिखा है ये जो है चर प्रत्याहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। प्रत्याहार का सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही ब्रीफली, बड़े मन से पढ़ाया है, आप भी बड़े मन से पढ़े होंगे। तो हमें लगता है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, वे आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, पर एक एक शब्द का अर्थ पकड़ते चले। ये स्यु जो है अस धातु है, और इस स्यु का मतलब होता है विधिनी आकार का इसमें चिन्ह लगा है, इसका अर्थ होता है होना चाहिए। खरी जो है क्या है? खर प्रत्याहार है, और परे का अर्थ आप यूं कह सकते हैं कि बगल, पड़ोसी, है ना। पर माने दूसरा, बगल वाला। तो हमें लगा कि एक एक शब्द का अर्थ ये को यहाँ पे लिख दे तो ज्यादा सही है। हमें लगता है कि अब आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि आगे झलाम चरह स्यु खरी परी का अर्थ होगा कि झल को चर होना चाहिए अगर बगल में कौन हो? खर। नहीं, बड़ी आसानी से आप भी अगर सूत्र याद कर लें तो हमें लगता है यहाँ तक तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन में आप ये कहेंगे कि झल को चर हो जाना चाहिए अगर बगल में कौन हो? खर। तो अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, जो ये सेंटेंस में लिखा हुआ है इसको आप और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि ये झल जो है क्या हो जाता है? झल को चर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? चर हो जाना चाहिए अगर बगल में कौन हो? खर। यानी झल के बगल में अगर कौन हो? खर। यानी झल के बगल में अगर खर आता है तो इन दोनों के मेल से चर के अंतर्गत आने वाले वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा? झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे ये हम जान लेते हैं। ठीक है। तो झल के अंतर्गत कहाँ से आएगा? झ से झबई, झबई से शुरू करिए, कहाँ तक चले जाइए? हल तक पूरा चले जाइए दौड़ते हुए। झबई गड़दस, जब गड़दस, खफ छठा चटत कपै शशर हल। ये पूरा आपका झबई से हल तक के वर्ण जो होंगे, संज्ञक वर्णों को छोड़ दिया जाए तो झल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि झल के अंतर्गत आने वाले वर्णों को अगर हम लिखें तो आप यूं कह सकते हैं कि झबई, तो झ भई, घ भ धश, ध्यान दीजिएगा, ज ब ग ड दश। प्रत्याहार जो नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ से समझ लेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बता रहा हूँ। ख फ छ ठ
थ च ट त क प श श सर और यानी कि आपने देखा कि इस झल के अंतर्गत कुल इतने वर्ण आए। अगर आप ध्यान से देखें तो झ भ घ ढ ध ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर, ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर, प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर, और ये आपका ऊष्म वर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आप समझ गए कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आप कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो इस झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खर के अंतर्गत अगर हम देखें तो ख से ख का छठा शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? श श स तक। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था खरगोश, और उस ट्रिक से आपको याद कराया था कि खर का मतलब क्या होता है? अघोष वर्ण होते हैं। यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में उन सारे वर्णों को न लिखना चाहें तो केवल खर का मतलब अघोष वर्ण लिखकर काम चला सकते हैं और आपको समझ में आना भी चाहिए, आशा करते हैं। चर का मतलब क्या होता है? ये देखिए, च चटताव से शुरू होगा, चटताव कपय शशर। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आप कहेंगे च ट तव कपय फिर श श सर। इसका मतलब मूलतः अगर देखा जाए तो इसमें कौन से वर्ण आ गए? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। समझ में आया? यानी कि कहना यह चाह रहा है, इस रूल का जो सार निकल रहा है वो ये कि अगर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से अगर कोई वर्ण आ जाता है, झल के अंतर्गत आने वाले कोई भी वर्ण अगर उसमें आते हैं और उसके बाद अगर अघोष वर्ण होता है, अघोष वर्ण आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यही ना होता है? क ख च छ ट ठ त थ प फ। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, इसलिए मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मन में नहीं होगा याद तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यही होता है अघोष वर्ण, है ना? और उस अघोष वर्ण के बाद जो है अगर झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद अघोष वर्ण आ जाता है तो उस स्थिति में ये जो झल होता है अपने आप को किसमें बदल लेता है? चर में बदल लेता है, क्योंकि यहाँ लिखा है झल को चर हो जाना चाहिए, चर में बदल जाता है। देखिए, अधिक से अधिक बातें आपको यहाँ स्पष्ट हो गई होंगी, और जो बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, आशा करते हैं कि आप कोई एक एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो आसानी से कि एक एक चीज को आप समझ जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। आइए एक संस्कृत का ही एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पर पूछा हुआ ये प्रश्न है आपके एग्जाम में, है ना? चर्व संधि से और इसके बाद हम पढ़ेंगे जस्ट संधि, दोनों से प्रश्न जो है बनते हैं। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए इस वाले संधि को करने के लिए आपको सघोष और अघोष ये दोनों वर्ण जो है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है। अगर याद है तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, पलट फेर करना है थोड़ा सा। ये देखिए, जरा ध्यान देते हैं, ये इस ध पर ध्यान देना है और यहाँ के प पर ध्यान देना है। आपको चेक करना है कि क्या ये ध जो है इस झल के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसने इतने वर्ण मैंने आपको लिखे हैं और आपको यहाँ उसमें दिख रहा होगा कि ध वर्ण तो इसमें आता है। इसका मतलब कि यह जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है। क्लियर? अब आते हैं, देखना ये है कि क्या ये प खर का है या नहीं है, अघोष है या नहीं है। तो प क्या है? वर्ग का पहला अक्षर है, प फ, ये दोनों अघोष में। इसका मतलब आप कहेंगे ये तो खर प्रत्याहार का भी निकल गया। अब ये रूल को आप इस पर फिट करा सकते हैं। रूल ये हुआ कि अगर झल के बगल में खर आ जाता है तो ये झल अपनी शक्ति खो देता है और ये झल किस में बदल जाएगा? चर में बदल जाएगा। वो रूल यही कह रहा ना, झल किस में बदल जाएगा? चर में। कब बदलेगा? हमेशा नहीं, जब झल के बगल में खर आया होगा। तो चूंकि यहाँ झल के बगल में खर आया है, अगर यहाँ ब होता तो खर नहीं होता, तब ये परिवर्तन भी नहीं हो पाता। यहाँ प है, खर है, इसीलिए झल अपने आप को किस में बदल लेगा? चर में। अच्छा, झल चर में बदलने का मतलब ये हुआ कि ध को किस में बदलना है? चर वर्ण के किसी अक्षर में बदलना है। और चर वर्ण में क्या है? च ट त क प। अब आप बताइए कि ये जो ध है ये किस में बदलेगा? ये किस वर्ग का है? आप कहेंगे ये त वर्ग का है।
तवर्ग का कौन सा अक्षर है? आपके सामने चौथा अक्षर है। तो ये तवर्ग के ही किस में बदल जाएगा? प्रथम अक्षर में बदल जाएगा। और तवर्ग का प्रथम अक्षर यहाँ कौन है? त है। तो इसलिए ध अपने प्रथम अक्षर त में बदल जाएगा और ध का ये त से परिवर्तन ही कहलाएगा कि झल अपने आप को च में बदल जाएगा। यानी कि ध था तो त में बदल गया। अब आपको तो क्यों त में बदल गया? तो बहुत आसान है, जिस वर्ग का होगा लेटर उसी वर्ग के प्रथम अक्षर में बदलेगा। क्लियर? जिस वर्ग का होगा अक्षर उसी वर्ग के प्रथम अक्षर में बदलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं भ है तो ये किस में बदलेगा? तो ये अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर प में बदल जाएगा। क्लियर? अगर हम कहते नहीं ड है तो ये अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर ट में बदल जाएगा। क्लियर है ना? यानी कि आप समझ में आ गया होगा अब आपको कि ये ड है तो ये ड क्या है? टवर्ग का है। तो टवर्ग का मतलब पहला अक्षर ट। ये भ क्या है? ये पवर्ग का है। तो पवर्ग का पहला अक्षर मतलब प। कुल मिलाकर हमें लगता है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ये बात कि झल को चर में बदलने का आशय क्या है। तो झल को चर में बदलना कुछ कठिन नहीं है। आपने देखा ध था और ये ध क्या था? झल था। इसको हमें बदलना था चर। चर का मतलब पहला अक्षर यानी ध का पहला अक्षर क्या होता है? त थ द ध त होता है। तो त मैंने लिख दिया। अब कुछ करना ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर रूल कहा था कि झल के बगल में खर आए तो झल चर में बदल जाता है। हमने चर में बदल दिया। तो बचा क्या? उसके बाद कुछ नहीं बचा। जो जैसे वैसे उतार दीजिए। आप कहेंगे यहाँ पे क्षु उतर जाएगा। ये पूरा का पूरा पिपासा उसी प्रकार यहाँ से उतर जाएगा। और इसको थोड़ा सा और शुद्ध शैली में लिखेंगे तो क्या है? आधा है। तो आधे को आप ऐसे लिखेंगे, क्यों? आधा तो और पिपासा यूं इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा ये इसका सही उत्तर हो गया, क्षुत पिपासा। आशा करते हैं कि आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। साथ ही साथ जो कुछ रहा सहा कसर इसमें होगा जो आप नहीं समझ पाए होंगे वो इसमें आप समझ गए होंगे। और अब ये समझने के बाद दोबारा से अगर आप इस पूरे पोर्शन को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई कमी इसमें नजर नहीं आएगी। आप बड़ी आसानी समझ सकते हैं। देखिए आप थोड़े से मेच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। मनोविज्ञान आप पढ़ते ही हैं और मनोविज्ञान में आगमन से निगमन और निगमन से आगमन विधि भी आप बहुत बखूबी समझते हैं। आपको बचपन में ये पढ़ाया जाता होगा कि कोई बालक है तो आप उसको आगमन से निगमन की ओर ले जाते हैं, मतलब उदाहरणों से आप उसको नियम की ओर ले जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर जब आप व्यक्ति बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो उस स्थिति में उल्टा होता है। पहले बालक को नियम बताया जाता है, देन उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो मैंने भी आपको मैच्योर मानते हुए पहले नियम बताया और उसके बाद उसके उदाहरण को पेश किया। क्लियर है? मगर अगर आप मैच्योर हो चुके हैं तो हमें लगता है अगर आप निगमन से आगमन पहुंच रहे तो आगमन से निगमन भी पहुंच सकते हैं। आप इसको पढ़ने के बाद दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो ये दोनों प्रक्रिया को जब आप फॉलो करेंगे, आगमन से निगमन और निगमन से आगमन, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं लगता है कि आपको आएगी। फिर भी आती है कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। आप निश्चित तौर पे चैट बॉक्स में कमेंट में लिखकर बता सकते हैं हमें ये समस्या है, आपकी समस्या का पूर्ण समाधान होगा। आइए एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, एक आध एग्जाम्पल और ले लिया जाए जिससे कि आपको कोई दिक्कत न आए। आइए अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लूँ, लव सते, ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है, सारे आए हुए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसीलिए एग्जाम्पल का मेरा रिपीटिशन ही ज़्यादा होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले आपको चेक क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं। मैंने झल वर्णों का पूरा थैला यहाँ लिखा हुआ है, आप इसमें भाव खोज सकते हैं और बड़े आसानी से भाव मिल गए। इसका मतलब कि ये झल है। और झल के बगल में अगर खर आया होगा यानी अघोष आया होगा तो ये तुरंत अपने आप को प्रथम अक्षर यानी चर में बदल लेगा और भाव किस में बदल जाएगा? प में। मगर ये अभी नहीं बदलेगा, कब बदलेगा? जब यहाँ चेक कर लेना है कि खर है या नहीं। तो आप स लिखा है यहाँ, आधा स, यानी कि स क्या अघोष है कि नहीं है? आपको पता है ये बात कि अघोष है कि नहीं है। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत मैंने पहला दूसरा तो लिखा है, साथ ही आपको अघोष वर्ण में याद होगा तो श श स भी तो आता था। क्यों? ह जो है सघोष हो जाता था, याद आ रहा है? यानी कि ये स जो है अघोष है, इसका मतलब कि ये खर है। और फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई, झल के बाद खर आ गया। जब ये झल के बाद खर आया तो अपने आप ही अपने आप को किसमें बदल लेगा? प्रथम अक्षर में बदल लेगा। और भ का प्रथम अक्षर प होता है, मैंने लिख दिया। यानी कि बाकी चीजें तो जस का तस उतार दीजिए और इसकी जगह मिटा के प लिख दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने ये बिल्कुल आपसे नहीं कहा कि झल और खर आपस में जुड़ कर चर बनता है, ऐसा मैंने नहीं कहा। आप भी किसी से नहीं कहेंगे, है ना?
जबकि पहले हम लोग जो पढ़ते थे स्वर संधि वगैरह, तो हम लोग यहाँ पर ये समझते थे कि अ और अ आपस में जुड़कर आ बना, ये दोनों अपना अस्तित्व खो दे रहे हैं। मगर जैसे ही हम लोग अयादि संधि वगैरह पे पहुंचे तो वहां हम लोग कहने लगे कि इसकी उपस्थिति में ये इसमें बदल जाता है। यहाँ पर भी यही कुछ इस प्रकार की बातें मैं कहना चाह रहा हूँ कि झल और खर मिलकर चर नहीं बन रहा है, जबकि झल डर के मारे चर में बदल जाता है। किसके डर के मारे? खर के। तो खर से डर रहा है तो झल अपने आप को चर में बदल ले रहा है, और अगर खर से डर रहा है तो खर डरावना हुआ तो वो अपना जगह तो छोड़ेगा नहीं, वो जस का तस बना रहेगा। यानी कि स की उपस्थिति के कारण भ अपने आप को डर के अपना स्वरूप क्या किया? प में बदल दिया, है ना। ये डरे और डर के इसमें बदल गया, सीधे हो गए इनके सामने। तो ऐसा थोड़ी है स अपना अस्तित्व खो दिया, स तो जस का तस वहीं बना रहेगा। और यही कारण है कि मैं यहाँ पे स्यते उतारने के लिए पूरा कह रहा हूँ। और हर जगह बाकी जगह क्या होता था कि ये दोनों अपना अस्तित्व खो करके एक नया वर्ण बनाते थे, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। एक तरह से आप कहें तो ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसकी उपस्थिति में ये अपने आप को इसमें बदल ले रहा है, जबकि इसमें कोई इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये जस का तस उतर गया। हाँ, भ की जगह क्या लिखेंगे? आधा प ऐसे लिखेंगे। और आगे क्या लिखा है? ल। कुल मिला करके आपने देखा तो यहाँ पर एक लप्स्यते, लब्धंस्यते को जोड़ेंगे, क्या बना? लप्स्यते। और ये लप्स्यते किस संधि का उदाहरण हो गया? चर। तो कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि लप्स्यते में कौन सी संधि है, पहचान के बताइए। तो अगर आप ध्यान दें तो खरी च में रिजल्टेंट क्या है? वर्ग का प्रथम अक्षर। आप जैसे ही देखें कि यहाँ वर्ग का प्रथम अक्षर आया हुआ है तो आपके मन में चलना चाहिए कि अगर ये व्यंजन संधि है तो यहाँ चर्त संधि होने की प्रबल संभावना है। यहाँ जैसे ही आपको वर्ग का प्रथम अक्षर दिखा, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर चर्त संधि होने की प्रबल संभावना है। क्लियर हो रहा है ना? तो आपको आसानी से पहचान भी आ जाएगा कि इसमें चर्त संधि है कि नहीं है। मान लो हो सकता हो ये भी पूछ सकता है कि लप्स्यते में प्रयुक्त संधि सूत्र बताइए। तो जब संधि पहचान गए कि चर्त संधि है तो क्या संधि सूत्र नहीं बता दोगे क्या? खरीचा। क्लियर है ना? ये खरीचा इसी का शॉर्ट फॉर्म है ना। हालांकि इतना बड़ा तो ऑप्शन में लिख करके देने से रहा तो इसलिए वो खरीचा लिखता है और आपको उसी पर टिक आसानी से कर देना है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं और ये हमारा आखिरी एग्जांपल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे कहा गया तद धन कृतम, जोड़ दीजिए इसको। बड़ी आसान सी बात है, आपसे गलती नहीं होगी। अब आप समझ चुके हैं बातों को। इसको चेक करना है कि ये झल है कि नहीं है। झल होगा ना यार, क्यों नहीं होगा? क्योंकि झल के अंतर्गत तो लगभग सारे वर्ण आ जा रहे हैं। कौन नहीं आ रहा है? बस वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर यही नहीं आ रहा है, यरल नहीं आ रहा है, बाकी तो सब आ रहा है। उष्ण वर्ण भी आ रहा है। तो आपने देखा कि ये वर्ग का पांचवा अक्षर तो है नहीं, तो निश्चित रूप से झल में आएगा। अब आपको चेक करना है कि क्या झल के बाद देखते हैं अघोष वर्ण है या नहीं। आप देखिए वर्ग का पहला अक्षर क, वर्ग का पहला अक्षर का मतलब क्या है? अघोष है। निश्चित तौर पर आपको फिर से ये कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गया। इसका मतलब कि जैसे ही ये संयुग्मन आपको यहाँ दिखता है तो आप कहेंगे कि झल फिर से इससे डरेगा और डर करके अपने आप को वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल देगा। और द का प्रथम अक्षर क्या है? तो क्लियर हो गया ना? इसका मतलब द का प्रथम अक्षर हो सकता है बहुत लोगों को यह समझ में आ रहा है कि इसका प्रथम अक्षर ये कैसे भ को प लिख रहे हैं, है ना। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको सोचिए कि किस वर्ग का है। पवर्ग का है, प फ ब भ। तो उस पवर्ग का पहला अक्षर मैं लिख रहा हूं। इससे कोई मतलब नहीं है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं। ये केवल कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आप जैसे द को देखिए, द किसमें आता है? तवर्ग में आता है। त थ द ध न, द आ रहा है। उसका प्रथम अक्षर कौन होगा? तो आप कहेंगे उसका प्रथम अक्षर त होगा। तवर्ग का प्रथम अक्षर त होगा। तो ये आधा था तो मैंने आधा ही लिखा है इस तरह से। बाकी चीजों को ऐसे ही उतार लीजिए। ये तो ऐसे उतर गया, इनके ऊपर तो कोई असर पड़ना नहीं है। ये पूरा का पूरा ऐसे छप जाएंगे और आप देखिए ये उत्तर तक हम पहुंच गए, बहुत आसानी से पहुंच गए। हमें लगता है एकदम समझ लीजिए चुटकी भर का खेल है ना। आपके बाएं हाथ का खेल है। बड़ी आसानी से आप बातों को समझ रहे होंगे, कर भी ले रहे होंगे। अब आप जा करके चर्त संधि का उदाहरण उठाएंगे ना तो मुझे लगता है कि किसी किताब से उठाएंगे आपसे चर्त संधि के किसी भी एग्जाम्पल के गलत होने की संभावना नगण्य है, मगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। मेरे 3 एग्जाम्पल बता देने से आप चीज़ों को बस समझ सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। प्रैक्टिस जब आप कर लेते हैं तो थोड़ा एक अलग से अंदर से आत्मविश्वास का जन्म होता है। वो आत्मविश्वास आपको बहुत अच्छे अंक दिलाता है। ठीक है, मगर फिर भी मैं आपको यह भी विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर यही 3 एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ रहे होंगे ना तो फिर कोई भी किताब उठाएंगे तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होगी ही नहीं चर्त संधि के अंतर्गत।
मगर फिर भी अगर आप उन किताब को उठा करके उसके सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम के प्रति थोड़े से सजग माने जाएंगे और एग्ज़ाम के प्रति आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, संस्कृत के प्रति आपके अंदर एक लालसा उत्पन्न होगी और आप भी दूसरों को कहेंगे कि वाकई संस्कृत बहुत आसान है। ठीक, तो मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको थोड़ा सा पुशअप कर दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, देखो यही रास्ता है, इस रास्ते पे आपको चलना है। चलना आपका कार्य है, आपको कितना दूर तक मैं लेके जाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे और भी लोगों को लेकर के चलना है। तो निश्चित तौर पे आपसे आशा करते हैं कि आप चतुर्संधि के और एग्जाम्पल को पकड़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, उसमें देखेंगे, खोजेंगे चतुर्संधि के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। मेरे नज़र में बस आपको जोड़ने को दे सकता है, मेरे नज़र में आपको बस तोड़ने को दे सकता है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, तो वही पहचानने का भी तरीका मैंने बताया। कौन सा प्रयुक्त संधि सूत्र है, तो संधि पता चल जाएगा, तो सूत्र भी पता चल जाएगा। तो हमें लगता है कि इस प्रकार आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आशा करते हैं आज का यह वीडियो वाला जो सेक्शन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और धीरे धीरे हम लोग व्यंजन संधि के अब मिड में पहुंच रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट संधियां हैं ये। व्यंजन संधि लोगों को अक्सर अमूमन कठिन लगता है, आपको कठिन न लगे इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप अपनी समस्याएं लिख करके डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।